Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the Indian Express. First of all, I'd like to thank you all. और लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको पहली बार कहा कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो सो यू हैव गिवन अ वेरी नाइस रिस्पॉन्स, सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट एंड कीप liking our videos and keep sharing them. So we'll be needing your support all throughout, like you might be needing our guidance all throughout your this journey. Okay, और हाँ, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू अप्रिशिएट मनीषा वर्मा एज यूजल एंड रजनीत राज, आप रेगुलरली जो आंसर्स दे रहे हैं दैट्स वेरी नाइस. एंड ऑल्सो समीक्षा कुमारी, वेरी नाइस आंसर एंड आई थिंक यू आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड इन बिटवीन द वीडियो एज वेल. सो कीप इट अप एंड आई रिकमेंड अदर्स ऑल्सो कि आप भी आंसर्स दें, ट्राई करें. आज भी कुछ वीडियो के बीच में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सो ट्राई आंसरिंग देम और उससे आपका खुद का जो है नॉलेज बढ़ेगा. सो इट वुड हेल्प यू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एंड हाँ अर्चना, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ और आई होप आपको ना ही और रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़े बिकॉज वी आर ट्राइंग टू गिव यू अ कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज. दैट इज़ वाई हम हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड सर इज़ ऑल्सो टेकिंग मतलब GS क्लासेज एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अलग से भी कई वीडियोज़ सर बनाते हैं. तो वो पूरी टीम एक्चुअली में जो है वो आपके इसी चीज़ के लिए लगी हुई है. ओके, तो आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगेंगी. लेट्स स्टार्ट विद द एडिटोरियल. सो फर्स्ट एडिटोरियल इज़ बाय प्रकाश सिंह. तो एक क्वेश्चन तो चलिए आपके लिए पहला आ जाता है कि इन्होंने कौन सी रिफॉर्म्स कमेटी के ये हेड थे, आपको बताना है, प्रकाश सिंह. ओके, सो अब इन्होंने यहाँ पे आइडिया दिया है दैट एक्सपेंड अग्निपथ, द आइडिया मस्ट बी एक्सपेंडेड टू ऑल इंडिया सर्विसेज. ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी में इस आइडिया को, अग्निपथ के आइडिया को एक्सपेंड करने की बात कही है. तो देख लेते हैं. अभी इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ने अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया था आर्म्ड फोर्सेस के लिए और इसको एक लीनर फोर्स बनाया जाएगा और उसमें उनकी कॉम्बैटिबिलिटीज़ को लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और इसी तरीके की स्कीम जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज में होनी चाहिए. द आइडिया, ओके, आइडिया की यहाँ पे बात की और कैसे बात की अभी आगे बताएंगे और क्यों बात की है वो पहले डिस्कस करेंगे. तो इन्होंने कहा है कि जो सर्विसेज होती हैं उनकी एक टेंडेंसी होती है प्रोलिफरेट, यानी अपने आप में बढ़ने की, है ना. और गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ जो हैं अब देखते होगे कि आती हैं तो फिर वैकेंसीज फिर धीरे धीरे निकलती जाती हैं और फिर किस तरीके से उसमें लोग बढ़ते चले जाते हैं, है ना. तो अभी जो मतलब गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी वाइड स्पेक्ट्रम को कवर करती हैं. तो उसमें जैसे आपकी वेलफेयर स्कीम्स वगैरह भी कवर हो जाती हैं, है ना, मासिव स्केल पे. उसके बाद में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स को भी कवर किया जाता है. तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं तो इसके लिए सिविल सर्विसेज को भी एक्सपेंड करने की ज़रूरत है. और वैसे भी मतलब अभी कंटिन्यूसली देखा जा रहा है कि उनकी परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन है. यहाँ तक कि कई बार ब्यूरोक्रेट्स ये भी सजेस्ट किए हैं कि IAS को स्क्रैप कर दिया जाए. और मतलब वही, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी कहने का सेंस कि लथार्जिक हो रही है एक तरीके से. ओके, तो यहाँ पे इन्होंने जो आइडिया भी दिया है वो वही दिया है. बेसिकली इस एडिटोरियल में भी इन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं तो आप उनका यूज़ कर सकते हो. ओके, तो ये जो जैसे टॉपिक है ना, इस तरीके से आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ब्यूरोक्रेसी में मतलब किस तरीके से क्या नए आइडियाज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, या सिविल सर्विसेज में क्या किया जा सकता है ताकि उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके. तो आप इस एडिटोरियल से डायरेक्टली पॉइंट्स जॉट डाउन कर लीजिएगा, आप उसको यूज़ कर सकते हो. ओके, तो वही बात है कि जो लोग हैं वो जनरली मतलब IAS से भी हो गया और उसके अलावा पुलिस की परफॉर्मेंस से भी थोड़ा डिससेटिस्फाइड रहते हैं और कई बार कंप्लेंट्स आती हैं उनकी ब्रूटलिटी को लेके, थर्ड डिग्री मेथड्स को लेके एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को लेके, है ना. एंड ऑल्सो मतलब ऑन द करप्शन एंड ऑल, है ना. तो ये आती रहती हैं कंप्लेंट्स. तो ये चीज़ नोटिस की गई है कि एक बार कोई ऑल इंडिया सर्विस के लिए सिलेक्ट हो जाता है तो एक स्मग एटीट्यूड आ जाता है कि अब बस हो गया, बन गए ऑफिसर, अब 30-35 साल के लिए बिल्कुल सिक्योर है हमारा करियर और मतलब नॉर्मल कंडीशंस में भी वो टॉप लेवल तक पहुंच ही जाएंगे. इसलिए कोई प्रेशर नहीं होता है परफॉर्मेंस के लिए अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल वन विच इज़ ऑल्सो लाइक मैनेजेबल, बिकॉज यही सोचते कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि ट्रांसफ़र होगा. तो इस वजह से ये वाला एक स्मग एटीट्यूड जो है वो आ जाता है. ओके, एंड कोई इंसेंटिव नहीं रहता है इनोवेट करने के लिए और कोई डिज़ायर नहीं होता है एक्सेल करने के लिए. तो बेसिकली देयर इज़ नो अग्नि इन देम. ओके, तो ये इस तरीके का स्टेटमेंट आप भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है,
और कई बार सीनियर ऑफिसर्स जो हैं आईएएस और आईपीएस वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं और ये बोलते हुए कि सिविल सर्विसेज और पुलिस में जो है वो रिफॉर्म्स किए जाएं। तो जुडिशरी डायरेक्शंस भी देता है इस रिगार्डिंग में कि ये रिफॉर्म्स हों, लेकिन वो कई बार है ना, मतलब वही होता है रिफॉर्म्स बताने के बावजूद वो लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते हैं। वो लेटर में रहते हैं, स्पिरिट में नहीं किए जाते हैं और ग्राउंड सिचुएशन में कोई अंतर नहीं आता है। तो सर्विसेज जो है वो कंटिन्यूसली मतलब किस तरीके से, अब बताया कि देखो किस तरीके से नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं और एफिशिएंसी कम होती जा रही है। जैसे यूपी का बताया है अब इन्होंने एग्जाम्पल कि डीजीपी की रैंक पे 14 ऑफिसर्स है, मतलब दीज आर द टॉप मोस्ट, है ना, जो एक पुलिस रैंक में जो टॉप मोस्ट हो सकते हैं ना स्टेट। 42 इन द रैंक ऑफ एडिशनल डीजीपी, जबकि एक टाइम था कि केवल एक आईजी रहता था हु वाज द हेड ऑफ द एंटायर यूपी पुलिस। और उसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी जो है वो मतलब और पुलिस से भी ज़्यादा इट इज़ गेटिंग फैटर इन द सेंस कि वही कि टॉप लेवल पे काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो और उसके अलावा ना ही स्टेट्स में, यहाँ पे अब देखो वैसे इन्होंने नंबर भी दिया सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सो यू कैन गेट द नंबर फॉर योर रिस्पेक्टिव स्टेट कि वहाँ पे कितने सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी है ना। एटलीस्ट आपको अपनी जगह का पता होना चाहिए, सारे स्टेट्स का तो आप याद नहीं कर सकते हो। और ये जो सिचुएशन है ये सेंटर में भी बहुत अच्छी नहीं है। 91 ऑफिसर्स हैं इन द रैंक ऑफ सेक्रेटरी और इसमें उनको इंक्लूड नहीं किया गया जो पीएमओ, नीति आयोग और एनएससीएस में आते हैं और 21 डीजीपी की रैंक पर है। तो यहाँ पे कहा है कि जो ऑल इंडिया सर्विस है वो काफ़ी उसका टॉप हैवी हो गया है ना। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ ऑफिसर्स ऐसे हैं जो कि टॉप पोजीशन पर हैं लेकिन उनको काम जो है वो बहुत कम है। तो इससे क्या होता है कि एक तो उनको फ्रस्ट्रेशन होता है, तो वो फिर पॉलिटिक्स वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं कि किस तरीके से वो टॉप पोस्ट हासिल करें। तो इसकी वजह से जॉकिंग और लॉबिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि और कुछ काम नहीं है तो फिर यही करो, तो और ज़्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है इस चीज़ के बारे में। और मतलब इसमें भी मेन डिस्ट्रेसिंग फैक्टर क्या है कि इनमें से ज़्यादातर जो ऑफिसर्स हैं वो केवल एवरेज कैलिबर के होते हैं या केवल मीडियोकर भी होते हैं। तो एक सीनियर ऑफिसर ने जैसे इस तरीके का कमेंट भी किया था कि हॉर्सेस एंड डोंकीज ऑल मैनेज टू रीच द टॉप अंडर द प्रेजेंट सिस्टम। तो अभी के सिस्टम में घोड़ा हो या गधा सब ऊपर पहुंच जाते हैं एक बार अगर आप इस सिस्टम में घुस गए हो तो, ठीक है। अब देखो एक बात, ये तो चलो मतलब लिखने के लिए ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन है ना यहाँ पे एक मोटिवेशनल फैक्टर भी है कि अगर आप इन सर्विसेज में आ जाते हो, यू ऑल्सो बिकम एन आईएएस और आईपीएस, तो आप समझ लो कि मतलब आपके पास में काफ़ी चांसेस है एकदम टॉप पे जाने के। ओके, तो इट डजेंट मैटर कि आप कैसे तैयारी करो, आप कहाँ से करो, लेकिन अगर आप एफर्ट लगा रहे हो तो वही बात है कि यहाँ पे फिर ऑल आर सेम, मतलब हॉर्सेस एंड डोंकीज, तो फिर कोई इतना ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं, बस मेहनत वाली बात है, ठीक है। तो अब इन्होंने ये कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अब सजेशन क्या दिया है, अग्निपथ स्कीम के बारे में सोचना चाहिए पूरे ऑल इंडिया सर्विस के लिए। और कैसे सोचना चाहिए वो इन्होंने कहा है कि है ना, जैसे उसमें मतलब एक थोड़ा रिव्यू वाला सिस्टम है, तो ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स के पास में भी एक स्ट्रिक्ट रिव्यू वाला सिस्टम होना चाहिए जिसमें 3 स्टेजेस पे रिव्यू होना चाहिए। पहला जब वो 15 साल की सर्विस कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा जब वो 25 साल की सर्विस कंप्लीट कर चुके हैं, और फाइनली जब वो 30 साल की सर्विस कंप्लीट कर चुके हैं। अभी पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर इसमें बहुत बड़ा फ्लॉ क्या होगा वो भी बताती हूँ, ठीक है। तो इन रिव्यूज़ का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि जो पहली स्टेज है यानी कि 15 साल के बाद जो रिव्यू हो रहा है उसमें 25% ऑफिसर्स को वीड आउट कर दो। उसके बाद में जो सेकंड स्टेज है यानी कि 25 साल की सर्विस के बाद है, तो उसमें 10% ऑफिसर्स को वीड आउट कर दो। वीड आउट कर दो मतलब अगर दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल तो उनको हटा दो। और फाइनली फिर 30 साल के सर्विस के बाद में थर्ड स्टेज पे 5% ऑफिसर्स को कर दो। तो वीडिंग आउट से क्या होगा कि पुअर परफॉर्मेंस जो है उस पर भी चेक लगेगा, और मतलब किन लोगों के लिए होना चाहिए वो बताया है कि पुअर परफॉर्मेंस है, करप्शन के चार्जेस हैं, या फिर कोई और मिसकंडक्ट है सीरियस नेचर का, या फिर फिजिकली अनफिट है, तो ठीक है। तो अब बात ये है कि आप ये 25%, 15% और 5% इस तरीके से आप हटा रहे हो। अभी अग्निपथ स्कीम में सबसे ज़्यादा जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो किस बात पे हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि भाई आप उनको 4-5 साल के लिए तो आप उनको जॉब दे रहे हो, उसके बाद में फिर वो कहाँ जाएंगे। चलो कुछ को जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो PSUs वगैरह उन्होंने ऑफ़र किया है कि हम इनको हायर कर लेंगे,
तो मतलब फिर किसी ने कहा कि इनको गार्ड और इसकी वो नौकरी अलग से दे देंगे। तो बात ये है कि अभी प्रोटेस्ट ऑलरेडी इस चीज़ के लिए हो रहा है कि 4 साल बाद वो कहाँ जाएंगे, उनको कौन सी नौकरी, उनको फिर नौकरी मिलने में वो दिक्कत आएगी 23 साल के या 24 साल के हो जाएंगे। तो अगर 23 और 24 वालों का ये हाल होगा तो आप ये चीज़ सोच के देखो कि जिनको आप 15-20 साल के बाद में और 30 साल के बाद में हटा रहे हो, तो फिर उन लोग कहाँ जाएंगे, उन लोग का लाइवलीहुड पे कितना असर पड़ेगा। तो ये चीज़ चलो इन्होंने रेकमेंडेशन दे दिया, ठीक है, बट यू कैन मॉडिफाई दिस, ठीक है। तो वीड आउट करने की जगह उनको उस चीज़ को इम्प्रूव करने के आप अपने भी कुछ तरीके बता सकते हो। सो डू वन थिंग, अगर आपको इस तरीके का आइडिया आता है यू कैन शेयर इन द कमेंट सेक्शन। इंस्टेड ऑफ वीडिंग आउट, अगर इसी रिव्यू मैकेनिज्म में कि मतलब कुछ पीरियड में रिव्यू होना चाहिए उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, तो आप आइडिया दो, ठीक है। दिस वुड बी अ ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज फॉर यू कि क्या किया जा सकता है उनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए और रिव्यू सिस्टम में क्या होना चाहिए, ठीक है। तो वही है कि जो स्क्रीनिंग होगी, अब इन्होंने देखो सजेशन क्या दिया है कि उसको डबल इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वीड आउट ना हो जाए, और साथ में फिर आप तीनों स्टेजेस पे उनको, अगर कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उनको कॉपर, सिल्वर या गोल्डन हैंडशेक्स भी दे सकते हो। और पीरियोडिक ट्रिमिंग से ये होगा कि वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहेंगे, नई स्किल्स एक्वायर करेंगे और इनोवेशन भी आएगा उसमें। और जो मतलब कॉम्प्लेक्सेंसी है और स्मगनेस आ गई है अभी, वो फिर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में चली जाएगी, ओके। और इसके साथ में जो स्ट्रक्चर है वो अभी ट्रेपीजियम टाइप का है, तो वो भी चेंज होके पिरामिड शेप का हो जाएगा, ओके। और फिर इन्होंने और सजेशन दिया है, यहाँ नहीं रुके हैं, इसके बाद में इन्होंने और सजेशन दिया कि वीडिंग आउट के लिए एक पैनल भी होना चाहिए जिसमें रिटायर्ड ऑफिसर्स और इम्पेकेबल इंटेग्रिटी के ऑफिसर्स जो अलग अलग सर्विसेज से आए, यानी कि इसमें इनको खुद को भी इंक्लूड कायदे से करना चाहिए, एंड डिस्टिंग्विश मेंबर्स ऑफ द सिविल सोसाइटी, और उनको सारे स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए जिसमें 40 से 50 लोग हो सकते हैं मतलब पैनल में। और जब भी आप ऐसा रिव्यू करोगे तो पैनल से है ना एक लॉटरी से 3 से 5 लोगों को आप सिलेक्ट कर लो, और बस ये देख लो कि वो कौन से स्टेट से। अरे यार एक बात बताओ, आप 15, 25 और 30 साल बाद कर रहे हो तो वो 40-50 लोग पैनल में थोड़ी ना इतना टाइम तक रहेंगे ही, है ना। तो अब इन्होंने कहा लॉटरी से हर बार 3 से 5 लोग निकालो, और फिर ये देखो कि वो उस स्टेट के तो नहीं है कि मतलब जो उसका ऑफिसर की परफॉर्मेंस का रिव्यू कर रहे हैं, और अगर उसमें ऑफिसर को कोई दिक्कत होती है तो फिर वो ट्रिब्यूनल में भी अप्रोच कर सकते हैं। तो फिर इन्होंने कहा है कि अगर ऐसी स्कीम आती है तो उससे फियर्स रेजिस्टेंस आएगा ऑल इंडिया सर्विसेज से, लेकिन फिर भी सर्विसेज को शेकअप करने की ज़रूरत है। दे डिज़र्व एन इंजेक्शन ऑफ अग्नि, सो दिस थिंग इज़ ट्रू एंड प्लीज़ रिमेंबर दिस। मतलब जो राइटर थे वो खुद डीजीपी रहे हैं, फॉर्मर डीजीपी ऑफ बीएसएफ, यूपी एंड आसाम पुलिस, ठीक है। तो इंजेक्शन ऑफ अग्नि तो ज़रूरी है, लेकिन किस तरीके से ज़रूरी है वो आप और देख सकते हैं, ठीक है। द वीडिंग आउट मे नॉट बी द ओनली वे, ठीक है। एड्रेस दिस क्यू, तो एक्चुअली में IITs और IIMs में ये चीज़ देखी गई है कि SC/ST कैंडिडेट्स जो हैं वो काफ़ी कम आ रहे हैं PhD प्रोग्राम्स के लिए। तो पार्लियामेंट में लास्ट वीक डेटा शेयर किया था एजुकेशन मिनिस्ट्री में, और उसमें ये देखा गया था कि जो इंडिया के एलीट बिजनेस स्कूल्स और टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस हैं तो वो अपने सोशल जस्टिस रिलेटेड कमिटमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं इन डॉक्टरल प्रोग्राम्स, यानी वही PhD के लिए। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है SC/ST और OBC कम्युनिटीज़ के लिए जो PhD में एक्सेप्ट किए जाते हैं IIT और IIM में, तो वो पिछले 4 साल में कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड नॉर्म्स से काफ़ी कम रह रहे हैं। तो जो सेंट्रल एजुकेशन रिजर्वेशंस इन एडमिशन एक्ट है 2006 का, रिमेंबर सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एक्ट है 2006 का, तो इसमें क्राइटेरिया दिया गया, कोटा दिया गया है कि SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5% और OBC के लिए 27% कोटा दिया गया है कि एडमिशन में रिजर्वेशन होना चाहिए। अब लेकिन इन लोग क्या रीजंस दे रहे हैं, तो कई IITs ने ये चीज़ कही है कि जो एनुअल इनटेक होता है PhD प्रोग्राम्स के लिए वो कोई भी फिक्स्ड नहीं होता है, और इसलिए वो रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं कर सकते हैं। और IIMs ने कहा है कि जो रिजर्व्ड कैटेगरी वैकेंसीज होती है वो इसलिए नहीं भरी जाती हैं क्योंकि सूटेबल कैंडिडेट्स ही नहीं आते, ओके। तो इस आर्टिकल में मतलब मेन चीज़ वैसे यही थी।
और इसके अलावा गवर्नमेंट का जो 2019 का डेटा है उसमें ये देखा गया है कि 48%, या फैक्ट नोट डाउन कर सकते हो, 48% जो IIT ड्रॉप आउट्स हैं वो रिजर्व्ड कैटेगरी से थे। और IIMs में 2019 का डेटा, ओके, गवर्नमेंट का डेटा है, और IIMs के केस में 62% रिजर्व्ड कैटेगरी से ड्रॉप आउट थे, ठीक है। और अब एक ये चीज़ पॉइंट आउट की गई है कि है ना, इनको ऐसे नहीं मतलब आप ड्रॉप आउट होने दो, इनको आपको स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहिए क्लासरूम्स में और बाहर, और जो मतलब रिजर्व कम्युनिटी से आ रहे हैं, और क्योंकि उनको काफ़ी लंबी हिस्ट्री भी उन्होंने सफ़र की ऑफ बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, तो इस तरीके से उनको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, ओके। अब आते हैं ये तो, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे है ना, इस आर्टिकल में मैं आपको एक आध दो चीज़ें हैं वो आपको बता देती हूँ। तो पहली बात तो ये है कि जो बर्थ एनिवर्सरी है बिरसा मुंडा की, जो कि सबसे ज़्यादा रिवर्ड नेशनलिस्ट ट्राइबल लीडर माने जाते हैं, उस उनकी बर्थ एनिवर्सरी को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये चीज़ आपको पहले पढ़ाई जा चुकी है, सो इट्स जस्ट अ रिविजन फॉर यू। और जिनको नहीं पता था तो वो अपने पास लिख लें, ये मोदी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है जनजातीय गौरव दिवस कौन से ट्राइबल के एनिवर्सरी पे, बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाएगा, तो रिमेंबर बिरसा मुंडा, ओके। और अब है ना, मतलब ट्राइबल्स को एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अकम्पलिशमेंट्स मिलने लगी हैं, तो आप इनके नाम जो हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। तुलसी गौड़ा फ्रॉम हल्लाकी ट्राइब, और मेघालय का ट्रिनिटी सायू एंड असम ज़्यादा पाएंगे, ये सब पद्मा अवॉर्डीज़ हैं, ओके। तो यहाँ पे वैसे ऑथर का कहना है, उन्होंने एक्चुअली थोड़ा ही इज़ अ मेंबर ऑफ BJP, तो थोड़ा पॉलिटिकल आर्टिकल लिखा है, दैट्स वाई वी आर नॉट ड्वेलिंग इनटू दोज थिंग्स। और ये कहा है कि पहले मतलब जब नेहरूवियन एरा वगैरह था तो थोड़ा एलिटिस्ट लोगों को ही बस ये सब अवार्ड्स दिए जाते थे, पद्मा अवार्ड्स, बट नाउ ट्राइबल्स एंड अदर कॉमन पीपल आर ऑल्सो बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, ओके। तो आप ये नाम नोट कर सकते हैं एंड इनके बारे में ब्रीफली आप जान सकते हैं कि ये लोग कौन थे, ओके। नाउ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ जो आपको आंसर करने हैं, और वो कुछ मतलब क्वेश्चंस इस आर्टिकल से रिलेटेड है, बट इस आर्टिकल में उसका कोई आंसर नहीं था, वरना मैं अभी आपको पढ़ा रही होती, ओके। और आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। सो यू हैव टू टेल मी, तिलका मांझी कौन थे, हु वाज तिलका मांझी, सेकंड हु वाज तीरथ सिंह, ठीक है। यहाँ पे ये नाम लिखे हुए हैं, आई होप आप देख पा रहे हैं। तो तिलका मांझी बताना है, तीरथ सिंह बताना है, फिर आपको बताना है थर्ड इज हु इज़ एन एनिमिस्ट, एनिमिस्ट किसको बोलते हैं, एंड फोर्थ इज़ की हल्लाकी ट्राइब जो अभी आपको बताई वो कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं, हल्लाकी ट्राइब, ओके। मेनली कौन से रीजन में पाए जाते हैं ये आपको बताना है, ओके। देन अगेन दिस आर्टिकल वॉज मतलब अब ये कांग्रेस के मेंबर थे तो उन्होंने फिर उस हिसाब से आर्टिकल लिखा है, तो पॉलिटिकल है, सो अगेन वी डोंट हैव टू गो इनटू दिस। देन वील कम टू द एक्सप्लेन सेक्शन। आज बहुत अच्छा और काफ़ी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा लेंदी है एक्सप्लेन सेक्शन, बट वील हैव टू डील विथ ऑल द आर्टिकल्स, सो लेट्स सी देम वन बाय वन। तो पहला है कि वाई मंकी पॉक्स इज स्प्रेडिंग एंड नॉट एज फास्ट एज कोविड-19। तो अभी मैंने आपको कल बताया था कि दिल्ली के एक रेसिडेंट में पहला मतलब ये इंडिया का लोकल ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का केस देखा गया है। क्योंकि वो उस इंसान ने कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया था, और ये ठीक उसके बाद में हो रहा है जब WHO ने मंकी पॉक्स आउटब्रेक को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, रिमेंबर PHEIC क्या होता है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया है, जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ अलार्म होता है, ये कोविड के लिए भी किया गया था। तो ये डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, तो ये किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट के लिए किया जाता है जो कि पब्लिक हेल्थ रिस्क बन सकती है बाकी स्टेट्स में भी, और ऐसी डिजीज़ जिसका इंटरनेशनल स्प्रेड हो सकता है, और उसको कंट्रोल करने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, PHEIC, प्लीज़ रिमेंबर, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, ठीक है। ये डेफिनेशन भी प्लीज़ नोट कर लीजिए। तो जो ये मंकी पॉक्स का अभी डिक्लेरेशन आया था WHO का, तो क्यों आया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से केसेस बढ़ रहे थे वर्ल्ड वाइड, और पहले जहाँ नहीं भी केसेस देखे गए थे वहाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो अभी मतलब ये एस्टिमेट निकाला गया था कि 72 कंट्रीज़ में अभी 20 जुलाई तक जो है वो करीब 14,500 केसेस आ चुके हैं जो कि कंफर्म्ड हैं, और जबकि मई में ये जो नंबर था ये केवल 3,000 केसेस का था। तो 3,000 से मई से मतलब विद इन 1.5 मंथ्स ही कहना चाहिए, तो 14,500 हो गया, तो बहुत तेज़ी से केसेस ये बढ़ गए हैं। वैसे इसमें डेथ रेट लो है, और पहले मंकी पॉक्स कहाँ हुआ है, तो ये कोई नई डिजीज़ नहीं है, और पहले मैंने आपको
आपको पता है ह्यूमन में आइडेंटिफाई किया गया था 1970 में इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। सो दीज आर रिपीटेड थिंग्स और बस आपका रिवीजन हो जाएगा इसमें। तो एक 9 महीने के बच्चे में देखा गया था ये, और वैसे आप हिंदू में भी पढ़ चुके हो और कल मैं आपको ये पढ़ा भी चुकी हूँ। ओके, और ज़्यादातर इन्फेक्शंस जो थे वो ह्यूमंस और एनिमल्स के इंटरेक्शन की वजह से हो रहे थे इनिशियली, और मतलब रूरल रेन फॉरेस्ट रीजन जो है कॉन्गो बेसिन के वहाँ पे। और पहला आउटब्रेक जो अफ्रीका के बाहर हुआ वो 2003 में हुआ था, जब यूएस में इसके अचानक से 70 केसेस आ गए थे। ठीक है, तो अब इस डिजीज़ के बारे में क्या पता है? वैसे हमको काफ़ी कुछ पता है। तो ये एक सेल्फ लिमिटिंग वायरल इन्फेक्शन है। इसके सिम्टम्स 2 से 4 हफ्ते रहते हैं। फेटलिटी कम है, 0 to 11% है। फेटलिटी किसकी ज़्यादा है अभी मैं आपको बताऊंगी। एक नई और डिजीज़ आ रही है, सो बी रेडी। ओके, उसको पढ़ने के लिए भी और उसको डील करने के लिए भी। तो हाँ, कुछ कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें, जैसे कि फीवर, हेडेक, मसल एक, बैक पेन, लो एनर्जी, सोलन लिम्फ नोड्स। रिमेंबर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सोलन लिम्फ नोड्स। और साथ में रैशेज होते हैं जो कि 2 से 3 हफ्ते तक लास्ट करते हैं। और वैसे सिम्टम्स होते हैं थोड़े माइल्ड होते हैं, लेकिन बच्चों में खासकर कॉम्प्लिकेशंस और डेथ देखी जा रही है, और उनमें भी जिनका इम्यून सिस्टम वीक है। और कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं इससे और ज़्यादा? निमोनिया और सेकेंडरी स्किन इन्फेक्शन, सेप्सिस, मतलब वही थोड़ा सा इन्फेक्शन और हो जाना, एंसेफेलाइटिस हो सकता है। ओके, एंड कॉर्निया में इन्फेक्शन हो सकता है लीडिंग टू ब्लाइंडनेस। तो क्या वैक्सीन्स काम करती हैं इसके अगेंस्ट? तो याद रखना कि मंकी पॉक्स वायरस जो है वो सेम फैमिली का है जिसका स्मॉल पॉक्स था, जिसको अब इरेडिकेट कर दिया गया है। सो व्हाट्स द फैमिली? ऑर्थोपॉक्स वायरसेस। ठीक है, और आप में से कुछ लोग ने जवाब भी दिया था कल कि व्हाट इज़ द जीनस एंड फैमिली। तो जिसने नहीं देखा है वो एटलीस्ट जाके इनका आंसर ही देख लो कल के वीडियो में। ठीक है, और ऑर्थोपॉक्स वायरस जो होते हैं इनकी खास बात क्या होती है? अब देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इनकी खास बात ये होती है कि क्रॉस रिएक्टिव होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन्स हैं उनको यूज़ किया जा सकता है मंकी पॉक्स के लिए, क्रॉस रिएक्टिव होते हैं। तो ज़्यादातर मंकी पॉक्स केसेस को सिम्टोमेटिकली यानी सिम्टम के अनुसार ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन एक एंटीवायरल एजेंट जो कि स्मॉल पॉक्स में यूज़ होता था उसको भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम है टेकोविरिमैट। ओके, टेकोवायरिमेट जो है इसको स्मॉल पॉक्स के लिए डेवलप किया गया था। और यूएस जो है जिसमें अभी काफ़ी ज़्यादा केसेस हुए हैं, तो वो 2 वैक्सीन्स यूज़ कर रहे हैं, स्मॉल पॉक्स वाली थी ये वैक्सीन्स। वैसे एक का नाम है जिनियोज और दूसरे का नाम है ACAM 2000। तो जो जिनियोज है इसमें 2 डोजेज अलाउड हैं एडल्ट्स के लिए, और जो ACAM है वो क्या यूज़ करता है? एक लाइव अटीन्यूएटेड फॉर्म यूज़ करता है एक अलग ऑर्थोपॉक्स वायरस का। और जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, ACAM 2000 जो है याद रखना वो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स के लिए है, जैसे कि लैब वर्कर्स के लिए। ठीक है, तो अभी जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें पता चला है कि स्मॉल पॉक्स वाली जो वैक्सीनेशन है वो मंकी पॉक्स के अगेंस्ट भी 85% इफेक्टिव है। और अगर पहले से वैक्सीनेशन अगर लग जाती है स्मॉल पॉक्स की तो कम केसेस हो सकते हैं। वैसे स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को 1980 में बंद कर दिया गया था। तो मतलब अभी जो लोगों को बचपन में लगी है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, उन लोग फिर भी उनके अंदर इम्यूनिटी होगी अगेंस्ट मंकी पॉक्स। लेकिन जो अभी छोटे बच्चे हैं और जिनको बाद में स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वगैरह नहीं लगी, मतलब यंग एज के भी जो लोग हैं, तो उनको मतलब थोड़ा ज़्यादा चांसेस हैं इन्फेक्शन के। ठीक है, और अभी सर्ज अचानक से क्यों हुआ है? तो एक्चुअली में क्या था ना कि पहले एनिमल बताया इनिशियली तो एनिमल टू ह्यूमन इंटरेक्शन से हो रहा था। तो एनिमल टू ह्यूमन इंटरेक्शन से कैसे हो रहा था? केवल डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से, जो कि हो रहा था ब्लड या बॉडीली फ्लूइड, या फिर जो लेजन्स यानी चोट वगैरह, खरोच वगैरह होती थी इन्फेक्टेड एनिमल्स में, उनके थ्रू हो रहा था। और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है वो ज़्यादातर रेस्पिरेटरी सिक्रीशन यानी वही मतलब कुछ रेस्पिरेटरी फ्लूइड वगैरह हो गया है ना, कफिंग, स्नीजिंग, म्यूकस वगैरह, उसकी वजह से, या फिर वही अगर चोट वगैरह से कोई इन्फेक्टेड इंसान की चोट से अगर कांटेक्ट होता है, या फिर कोई कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट है तो उसके थ्रू फैल रहा है अभी बहुत तेज़ी से, इसलिए मतलब इतना फैला है ना। लेकिन अभी इन्फ्लुएंजा या कोविड-19 की तरह ये नहीं है कि मतलब बिल्कुल थोड़ा भी कांटेक्ट में आए तो फैल जाएगा। एयरबॉर्न वाला अभी तक नहीं है। और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स से भी तब होता है पूरा ट्रांसमिट जब बहुत लंबा फेस टू फेस कांटेक्ट हो, है ना। और वो तभी होता है जब फैमिली वगैरह में हो या फिर जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। ठीक है, तो
मतलब एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि जो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई थी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, तो वो भी कम हो रही है, इस वजह से ये स्प्रेड ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और मंकी पॉक्स का अभी जो ट्रांसमिशन चेन है, ट्रांसमिशन चेन क्या होती है कि एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, तो वो पहले है ना उसका नंबर था 6 और वो अब बढ़ के हो गया है 9, तो हो सकता है कि वो उसमें कोई नया स्ट्रेन वगैरह आया हो, ठीक है। तो क्या ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, तो अभी WHO ने ये चीज़ डिक्लेयर नहीं की है कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, वो अभी इन्वेस्टिगेशन में है। लेकिन अभी करंट आउटब्रेक में देखा गया है कि ज़्यादातर केसेस जो हैं वो गे या बाइसेक्सुअल मैन के हैं, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे लंदन में भी कुछ एनालिसिस हुआ था तो देखा गया था 98% यही लोग ज़्यादा इन्फेक्टेड थे, ओके। सो इट कैन बी सेक्सुअल ट्रांसमिशन एज वेल। अब जो नई डिजीज़ आई है, नाम याद कर लो, सब चीज़ें अब इसकी भी याद कर लो, मार्बर्ग वायरस डिजीज़। सो आई हैव अ डाउट आफ्टर रीडिंग ऑल दिस कि मतलब आर दीज डिजीजेज गेटिंग क्रिएटेड देमसेल्व्स और आर बीइंग क्रिएटेड। कोविड का तो चलो पता था, बट वही लग रहा है कि मतलब वैक्सीन्स वगैरह को अपने ख़त्म करने के लिए ही और दवाइयों को अपना ज़्यादा वो बेचने के लिए मे बी जो अभी एलिगेशंस थे, इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ काइंड ऑफ पॉसिबल कि ये सारे अचानक से सब एक के बाद एक आ रहे हैं। तो ये जो डिज़ीज़ है, खैर हमें अभी अपना मेन काम है पढ़ना, तो वही करते हैं। तो ये जो डिज़ीज़ है ये इबोला फ़ीवर के जैसी है और ये बहुत ज़्यादा लीथल वायरल डिज़ीज़ है। तो घना जो है कंट्री अफ्रीका में है, उसने पहला आउटब्रेक अनाउंस किया है और अभी मार्बर्ग वायरस डिज़ीज़ से वहाँ पे 2 लोगों की डेथ हो गई थी। तो ये जो डिज़ीज़ है ये अपने स्प्रेड सिम्टम्स और प्रोग्रेशन में बिल्कुल इबोला जैसी है, ठीक है। और तो याद रखना, मंकी पॉक्स को स्मॉल पॉक्स जैसा बोल रहे हैं और ये मार्बर्ग जो है इसको इबोला जैसा कह रहे हैं। और इसमें जो मार्बर्ग का जो होस्ट मेन होता है वो होता है फ्रूट बैट्स होते हैं, और लेकिन ये उनमें इलनेस कॉज नहीं करती है और अभी बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुई है। लेकिन मार्बर्ग जो है काफ़ी डेडली है और इसमें केस फेटेलिटी जो रेट्स हैं वो अभी से ही 24 से सीधे 88% है ना। मंकी पॉक्स में कितना देखा, 0 to 11% था, ठीक है। कोविड का आप मेरे को बताइएगा कितना था, ठीक है, एक एवरेज आप मेरे को रेंज बता सकते हैं। तो वही है कि ये डिपेंड करता है कि कौन से स्ट्रेन से लोग कांटेक्ट कर रहे हैं और कैसे उनको मैनेज किया जा रहा है। अब ये कैसे फैलता है, ये भी जो है ये ब्लड सिक्रीशन या फिर दूसरे बॉडीली फ्लूइड से फैलता है और वही कंटेमिनेट सरफेस के थ्रू भी फैल सकता है या फिर बेडिंग और क्लोथिंग के थ्रू भी, है ना, वो भी कंटेमिनेट हो सकती है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें बहुत सिवियर हेमोरेजिक फीवर होता है और इससे है ना ब्लड की जो एबिलिटी होती है क्लॉट बनाने की वो कम हो जाती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 2 से 21 दिन है और उसके बाद में सिम्टम्स अचानक से आ जाते हैं, बहुत हाई फीवर, बहुत तेज हेडेक वगैरह होता है एंड सिवियर मलाइज। और दूसरे सिम्टम्स इसमें होते हैं जैसे मसल एक, डायरिया, नोजिया, लेथार्जी और वॉमिट और या फीसेस या दूसरे बॉडी पार्ट्स के थ्रू ब्लीडिंग होना, ओके। और इंक्यूबेशन पीरियड में ये कंटेजियस नहीं होती है और जो सिवियरली इल पेशेंट्स हैं वो 8 या 9 दिन बाद उनकी डेथ हो जाती है। इसमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हाई है और कुछ भी सिम्टोमेटिक मार्बर्ग नहीं होता है, सिम्टम आते ही आते हैं अगर हो जाए तो। ट्रीटमेंट और डिटेक्शन इसका क्या है, तो अभी कोई भी वैक्सीन या एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है इस डिज़ीज़ का, याद रखना। लेकिन वही है कि हाइड्रेट करते रहना, यानी कि ज़्यादा फ्लूइड्स वगैरह या पानी देना और स्पेसिफिक सिम्टम्स को ट्रीट करने से सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको डिटेक्ट किया जा सकता है एंटीबॉडी, एंटीजन और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR टेस्ट के थ्रू। ये भी जो है पहले डिटेक्ट हुआ था 1967 में, नया नहीं है। तो हेमोरेजिक फीवर अचानक से देखा गया था इन लैब्स ऑफ मार्बर्ग एंड फ्रैंकफर्ट, ये जर्मनी में है, याद रखना, मार्बर्ग और फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, वहाँ देखा गया था। और बेलग्रेड में भी, जो कि अभी सर्बिया में आता है। एक्चुअली में है ना युगांडा से ये, वैसे देखो मतलब बीमारी वहाँ से नहीं आई तो जानवर देखो वहीं से ही आया था, युगांडा से है ना। ये अफ्रीकन ग्रीन मंकीज़ को इंपोर्ट करके लाए थे, वहीं से शायद ये शुरू हुआ था। दूसरे केसेस जो हैं वो अंगोला, कॉन्गो, कीनिया, साउथ अफ्रीका और युगांडा में पाए गए हैं, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट इज मेकिंग यूज़ ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स। तो देख रहे हो आप, मतलब डेली हम डिस्कस कर रहे हैं और डेली इकोनॉमी का आर्टिकल आ रहा है ना, तो ये सब से आपकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा वैसे स्ट्रांग हो जाएगी। तो आज फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में आया है, क्योंकि हमारे 70 बिलियन डॉलर जो फॉरेक्स है वो 10 महीने में ही घट गया है। तो कहाँ हम 642 बिलियन डॉलर पे पहुंच गए थे, अब हम 572 करीब आ गए हैं। और ये इतना ज़्यादा डिप्लीट इतनी तेज़ी से कैसे हो रहा है, तो इसके है ना मतलब कुछ रीजंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं। कि पहली बात तो ये समझना होगा कि ये अक्यूमुलेट कैसे होता है। तो टिपिकल जो तरीका होता है फॉरेक्स रिजर्व को अक्यूमुलेट करने का, वो होता है जब आपके एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की अर्निंग्स जो हैं वो आपके पेमेंट्स, यानी वही है कि आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने पढ़ा था ना, तो उसमें वही है कि जब आपकी रिसीट्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएं एज़ कम्पेयर टू योर एक्सपोर्ट्स। ठीक है, और इंडिया में क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, इंडिया में ज़्यादातर करंट अकाउंट डेफिसिट होता है ना। लेकिन इसमें ऐसा है कि अगर आपका करंट अकाउंट सरप्लस हो तो उसकी वजह से आपका रिज़र्व वगैरह बहुत ज़्यादा बिल्डअप होता है। ओके, और दूसरी बात क्या होता है कि जैसे हाउस होल्ड्स और फर्म्स होते हैं, वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा जब आपके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा आपकी इनकम होती है, या फिर आप खुद सेविंग करते हो, तो आप उसको रिज़र्व या सेविंग में ऐड करते जा सकते हो, जो कि फिर बाकी गवर्नमेंट और हाउस होल्ड्स यूज़ करते हैं। और इससे क्या होता है कि जो करंट अकाउंट सरप्लस है उसको फिर आप दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना। तो इससे कैपिटल के हम एक नेट एक्सपोर्टर बन जाते हैं अपार्ट फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन देखो इंडिया में ऐसा केस नहीं है। यहाँ पे इन्होंने चार्ट बताया है कि फॉरेक्स रिजर्व जो है वो इंडिया में 5th लार्जेस्ट पे है, और अभी वैसे नीचे हो सकता है आ गया हो। तो ये 2021 का चार्ट है, पहली बात तो ये याद रखो। ठीक है, तो 2021 में देखो जिसका मतलब फॉरेक्स ज़्यादा है उसका करंट अकाउंट बैलेंस भी ज़्यादा है। तो जो सरप्लस होता है आपका करंट अकाउंट सरप्लस, यानी वही कि आपका एक्सपेंडिचर जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू द रिसीट्स। ओके, तो उस केस में जो सरप्लस होता है वो आपका फॉरेक्स रिजर्व बन जाता है ना, आरबीआई पूरा उसको ले लेता है। लेकिन यूएस और इंडिया में ऐसा नहीं है। तो यूएस और इंडिया में क्या है, हम लोग करंट अकाउंट यहाँ पे डेफिसिट में हैं, और इंडिया का मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर करंट अकाउंट डेफिसिट ही रहता है। और तो इसलिए इंडिया जो है वो यूएस और ब्राज़ील के जैसा एक आउटलायर है, और उसके बावजूद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हैं, ये हैं एक्चुअली में हमारे कैपिटल अकाउंट सरप्लस की वजह से, जो आपको पढ़ाया था कि जो पैसा आता है आपके एफडीआई एफपीआई से, है ना। तो जो वहाँ से इन्वेस्ट किया जाता है बाहर से हमारे मतलब कैपिटल में, तो वो चीज़ जो होती है उसकी वजह से कैपिटल अकाउंट सरप्लस हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि उसने मतलब हमारे इंपोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस किया है। और जो हमारे ऑफिशियल रिजर्व्स हैं ये यूएस और ब्राज़ील में भी यही है कि इस वजह से बहुत ज़्यादा इन इन्वेस्टमेंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा फॉरेक्स है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी है ना जो हमारा अक्यूमुलेशन बढ़ा है, रिज़र्व अक्यूमुलेशन बढ़ा है, वो कभी भी ज़्यादा गुड्स एक्सपोर्ट करने की वजह से नहीं हुआ है। और इनफैक्ट मतलब हमारा ट्रेड डेफिसिट, जैसे अब इन्होंने बताया है कि आप 2014 से लेके 21-22 तक का देखो, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा रहा है 1.2 ट्रिलियन डॉलर का। और इसको फिर भी जो किया है वो इनविजिबल्स ने इसको बैलेंस किया है, क्योंकि हमारा इनविजिबल्स में सरप्लस रहा है 916। मैंने आपको बताया था ना कि ट्रेड को कौन सरप्लस करता है, ट्रेड डेफिसिट को हमारे यहाँ पे इनविजिबल में जो सरप्लस होता है वो बैलेंस करता है। तो 1.2 ट्रिलियन में से 968 बिलियन को तो इसने किया हुआ है। इनविजिबल में कहाँ से पैसा आता है, तो इस इनविजिबल में हमको आता है मतलब मेनली सर्विसेज से, जैसे कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज, या फिर जो ओवरसीज़ इंडियंस जाते हैं गल्फ़ वगैरह कंट्रीज़ में, या फिर यूके ऑस्ट्रेलिया इन सब जगहों पे जाते हैं, कनाडा वगैरह, वहाँ से रेमिटेंसेस आते हैं, और टूरिज़्म से। ठीक है, तो इंडिया के केस में इनविजिबल्स में हमेशा जो रिसीट्स हैं वो एक्सपेंडिचर से ज़्यादा रही हैं इन द केस ऑफ इनविजिबल्स। ठीक है, तो अगर आपने ना वो बीओपी वाला भी नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लेना, उसमें प्रॉपर आपको फ्लो चार्ट से समझ में आ जाएगा। तो अच्छा, इनविजिबल्स में एक्सपेंडिचर क्या होता है हमारा, जो रिसीट है वो तो समझ में आ गया है कहाँ से आती है, टूरिज़्म से आती है, रेमिटेंसेस से आती है, और सॉफ्टवेयर सर्विसेज से। एक्सपेंडिचर काय में होता है, तो वो लोन्स
इसका इंटरेस्ट चुकाने में, डिविडेंड्स में, और रॉयल्टीज़, लाइसेंस फीस, फॉरेन ट्रैवल और फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह में होता है। तो मेनली इनविजिबल सरप्लस नहीं जो है वो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को थोड़ा मैनेजेबल लेवल पे रखा हुआ है, ठीक है। और साथ में जो है कैपिटल इनफ्लोज भी हमारे यहाँ पे हैं। और यहाँ पे देखो बताया कि पिछले 10 साल में कितना कैपिटल इनफ्लो हुआ है। तो इस वजह से टोटल ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स वैसे हमेशा बढ़ते ही रहे हैं, ठीक है। खासकर जब से हमने इकोनॉमी ओपन की है तब से बढ़ ही रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो है जो रिजर्व अक्रीशन या डिप्लीशन है उसका एक और सोर्स होता है। एक तो आपको बता दिया करंट अकाउंट से कि सरप्लस हो, फिर हमने कहा भाई हमारे यहाँ पे तो सरप्लस नहीं डेफिसिट है। तो दूसरा हमने बताया आपको इनविजिबल से और कैपिटल सरप्लस से, यानी कि जो बाहर से एफडीआई एफपीआई आ रहा है तो वो हमारे यहाँ पे है काफ़ी। तीसरी चीज़ जो इफ़ेक्ट करती है वो है वैल्यूएशन इफ़ेक्ट। तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है उसमें केवल डॉलर नहीं होता है, उसमें कुछ नॉन डॉलर करेंसीज भी होती है और गोल्ड भी होता है। तो इनकी वैल्यू से भी जो है एक्सचेंज रेट और गोल्ड प्राइसेस इन सब पे असर पड़ेगा। तो अगर मान लो अगर यूएस डॉलर डेप्रिशिएट होता है या मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर, मतलब उस बास्केट में जो दूसरी नॉन डॉलर करेंसीज हैं उनके कंपैरिजन में अगर डेप्रीशिएट होता है या फिर गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो आपके एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ रिजर्व का जो वैल्यूएशन है वो मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपके पास में नॉन डॉलर करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और यदि मान लो डॉलर स्ट्रांग हो जाता है या फिर गोल्ड प्राइस घट जाते हैं तो उस केस में नॉन डॉलर पोर्शन जो है रिजर्व्स का उसकी वैल्यू घट जाएगी, ठीक है। तो अब आगे इन्होंने बताया है कि ये रिजर्व जो हैं ये अब कहाँ जा रहे हैं। तो अभी जैसे मतलब रिसेशन आ गया है ऑलमोस्ट यूएस और यूरोप में, तो इससे हो सकता है कि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स पे असर पड़े और जो हमारे इनविजिबल्स में काफ़ी ज़्यादा हमको इनकम आ रही थी तो उससे हो सकता है कि वो घट जाए, सॉफ्टवेयर में हमारा घट जाए, है ना। तो इससे क्या होगा कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, है ना। तो डेफिसिट बढ़ना मतलब और नेगेटिव में जाना। तो इससे क्या होगा कि जो रिजर्व है मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है हमारा वो और कम हो जाए, है ना। वैसे वो डिपेंड करेगा कैपिटल इनफ्लोज पे, मतलब अगर करंट अकाउंट में घाटा होता है तो किस पे डिपेंड करेगा, कैपिटल अकाउंट पे, है ना। तो लेकिन अभी जैसे देखा जाए ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं और बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग की वजह से, है देखा ना हमने कि यूएस में डॉलर को कैसे मतलब उसका रेट वगैरह बढ़ा दिया है फेड ने, और दूसरी सेंट्रल बैंक्स भी यही कर रही हैं। तो इसकी वजह से हो सकता है कि जो कैपिटल इनफ्लोज हैं वो भी बहुत ज़्यादा ना रहें, भले एफपीआई से हो या प्राइवेट इक्विटी फर्म से हो या स्टार्टअप फंड से हो। तो सिचुएशन पूरी तरीके से डाउन जा रही है। तो इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रही है, वो रिजर्व्स का यूज़ कर रही है। देखो हमने हालांकि एक आर्टिकल जो पढ़ा था, डिस्कशन किया था, उसमें हमने पढ़ा था कि सजेशन दिया था एक्सपर्ट्स ने कि आरबीआई को बहुत ज़्यादा नहीं मतलब कंट्रोल करना चाहिए और अपना फॉरेक्स बिल्कुल ऐसे खर्च नहीं करते जाना चाहिए, और रुपी जो है वो एक नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करे। लेकिन अभी आरबीआई क्या कर रही है, उसने ये विलिंगनेस दिखाई है कि वो अपने रिजर्व्स को यूज़ करेगी रुपी को डिफेंड करने में, और मतलब कोई भी है ना बम्पी मूवमेंट या वॉलेटाइल मूवमेंट नहीं होनी चाहिए मार्केट में। तो ये आरबीआई गवर्नर का कहना है, शक्तिकांत दास का। तो हो सकता है कि जो और भी मतलब हमारा रिज़र्व है वो और $550 बिलियन से भी नीचे चला जाए, ठीक है। और इन्होंने एक चीज़ कही है कि जो फॉरेक्स रिजर्व्स थे उनको आखिर आपने एक्यूमुलेट किया क्यों था, क्योंकि वही एक करेंसी वोलेटिलिटी में बफर की तरह यूज़ करने के लिए, जब एक्सटर्नल शॉक आए और अचानक से कैपिटल फ्लो रुक जाए उस केस में इसको वही बफर की तरह यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो याद रखना फॉरेक्स रिजर्व का काम क्या होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट डाउन कर लो। और फिर साथ में उन्होंने एक डायलॉग भी दे दिया कि आप एक छाता क्यों खरीदते हो, ताकि आप उसको बारिश में यूज़ कर सको, ना कि उसको सजा के रखो घर में। सो दिस इज़ द लास्ट आर्टिकल इनसाइड द माइंड ऑफ बीस्ट। तो जो है काफ़ी आप उनके इंटेलिजेंस से सीख सकते हो। तो ये चीज़ अभी देखी जा रही है, एनिमल इंटेलिजेंस की यहाँ पे बात की गई है। फॉर एग्जांपल एलिफेंट्स में ये देखा गया था कि उनको याद रहता है, और जो मतलब उनके डिसीज्ड वगैरह
हो जाते हैं तो उनको रिवेयर करते हैं। फिर जो चूहे होते हैं वो एक्सप्लोजिव्स डिटेक्ट कर सकते हैं वॉर जोन में। डॉल्फिन जो है वो ह्यूमन नेम्स को मिमिक कर सकते हैं। तो अभी लास्ट चिटका जो है ये प्रोफेसर है सेंसरी और बिहेवियरल इकोलॉजी के, क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी के, लंदन में है ये। तो उनकी एक नई किताब आई है द माइंड ऑफ द बी। तो इसमें पता चला है कि जो बीज है उनमें बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव इंटेलिजेंस तो होता ही है, और उसके अलावा सेंटियंस की भी बहुत डिग्री होती है। सेंटियंसेस की मतलब इमोशंस को और उनको फील कर पाना, ठीक है, या फिर जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसकी वजह से वो फीलिंग बीइंग्स की तरह काम करती है, ठीक है। तो ये एनिमल इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस क्या होता है? तो कॉन्शियसनेस जो है वो इंटेलिजेंस से अलग टर्म है। इंटेलिजेंस इज आपकी थिंकिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, और जो कॉन्शियसनेस आती है उसमें सेंटिएंट यानी कि फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सपीरियंस करना, ठीक है, वो एबिलिटी जो होती है वो आपकी कॉन्शियसनेस में आती है। तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस का तो हमको काफ़ी ज़्यादा पता है कि काफ़ी सोफिस्टिकल लेवल है सेल्फ अवेयरनेस और इमेजिनेशन का, और उसके थ्रू ही मतलब वही है ना, हम मोक्ष प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, पता नहीं क्या अलग अलग उसमें होते हैं, तो सब हम कर पाते हैं, एनलाइटनमेंट अचीव कर पाते हैं और आसपास के वर्ल्ड के साथ भी इंटरेक्ट कर पाते हैं। लेकिन एनिमल कॉन्शियस को असेस करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, और कई मतलब डिकेड्स की रिसर्च थी। फॉर एग्जाम्पल अब ये नाम भी याद रखना, डोनाल्ड ग्रिफिन, ठीक है। तो इनका भी एक वर्क है द क्वेश्चन ऑफ एनिमल अवेयरनेस 1976 में, जिसमें ये पता चला था कि एनिमल्स भी जो है वो कुछ तरीके का कॉन्शियसनेस उनमें रहती है, ठीक है। अब बीज के बारे में हमको पहले क्या पता है? तो सबसे पहले ना एक ऑस्ट्रियन बिहेवियरल बायोलॉजिस्ट थे कार्ल वॉन फ्रिश। तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला था मेडिसिन में 1973, और इन्होंने देखा था कि जो वर्कर हनी बीज होती हैं वो एक वैगल डांस करती हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। तो वैगल डांस क्या होता है ना, कि ये बताने के लिए कि मतलब कोई एक नया खाने का कोई वो मिल गया है, खजाना मिल गया है ना, खाना खजाना मिल गया है, तो वो बताने के लिए अपने ग्रुप में जाके ना एकदम डांस करने लगती हैं। तो जैसे जो भी वर्कर बी होगी ना, वो ऐसे जिगजैग वैगल टाइप जाएगी, फिर ऐसे 8 का फिगर बनाएगी, फिर यूँ जाएगी, फिर ऐसे आएगी, तो बार बार ऐसे घूमती रहती है। तो वो डायरेक्शन बताती है और सोर्स बताती है कि मतलब, और डिस्टेंस बताती है कि खाना जो है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो ये चीज़ फाइंड आउट की थी कार्ल वॉन फ्रिश ने, ठीक है। उसके बाद में 2014 में हमीदा बी मिरवान और पीटर जी केवन, इन्होंने बताया था कि ये है ना कॉम्प्लेक्स पजल्स भी सॉल्व कर सकते हैं, और कि मतलब वही खाने तक यानी शुगर तक पहुंचने के लिए। तो उसके बाद में ये जो चिटका है, इनके ग्रुप ने एक वर्क किया था, और उसमें इन्होंने देखा था कि कोई अगर टास्क हो, यही रिवॉर्ड वाले सिस्टम से, तो ये कोई टास्क भी सॉल्व कर सकते हैं और साथ में दूसरे बीज को टीच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो देखा कि रिवॉर्ड सिस्टम पे काम करते हैं, दूसरा देखा कि दूसरे बीज को टीच कर सकते हैं वही टास्क परफॉर्म करने के लिए, और साथ में जो भी अगर कुछ इम्प्रूवमेंट है उस टास्क में वो भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो और इनके अंदर है ना डेमोक्रेसी बनाने की भी काबिलियत होती है, जहाँ पे ये है ना अपना डिसीजन जो है ना वो कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे मतलब समझ में इससे ये चीज़ समझ में है कि जो अभी तक का आइडिया था ना कि जो छोटे क्रीचर्स होते हैं जिनका दिमाग कम होता है वो कम इंटेलिजेंट होते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और मतलब ये चीज़ समझ में आ गई थी कि जो बीज हैं वो सोशल लर्निंग के, कलेक्टिव विजडम के भी केपेबल हैं, और वो जैसे ह्यूमंस एक दूसरे को नॉलेज ट्रांसफ़र करते हैं वैसे वो भी ये चीज़ करना जानते हैं, सोशल लर्निंग ये चीज़ जानते हैं, ठीक है। तो अब ये नई किताब जो है माइंड ऑफ द बी, उसमें चिटका ने क्या बोला है, उसमें इन्होंने कहा है कि उनका है ना खुद का माइंड तो होता ही है और साथ में डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी भी होती है। अब इन्होंने कहा है कि भाई ये इंसानों के है ना फेसेस को भी आसानी से मतलब वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ह्यूमन कौन सा है, और इसके अलावा इनके अंदर फियर और एंग्जाइटी की भी भावना होती है, ठीक है, केवल इंसानों में नहीं है। तो हमारे यहाँ पे जैसे साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट है, वैसे साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट मधुमक्खियों की भी ज़रूरत है, ओके, क्योंकि उनमें भी फियर और एंग्जाइटी की भावना होती है, ओके। एंड
वो इस वजह से अपना जो रास्ता वगैरह होता है कई बार ऐसे चेंज कर लेती है। जैसे अगर वो किसी पास्ट लोकेशन ऑफ ट्रॉमा एंड डेंजर में, मतलब एक एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि जैसे सपोज कहीं फ्लावर पे बैठे, वहाँ पे किसी स्पाइडर ने अटैक किया, तो फिर वो उस जगह पे जाने से थोड़ा सा उनमें फियर और एंग्जाइटी वाली चीज़ देखी गई थी। ठीक है, तो इससे मतलब एक चीज़, अब ह्यूमन और बीज के इंटरेक्शन की क्या पता चलती है, तो बीज का देखो है ना, वैसे भी माना जाता है कि वो इंडिकेटर होते हैं एनवायरमेंटल, और उनको प्रोटेक्ट करना बहुत इकोलॉजिकल और कमर्शियल सिग्निफिकेंस तो है ही, और साथ में एथिकल रीजंस भी है कि क्यों ह्यूमैनिटी को उनके सर्वाइवल को इंश्योर करना चाहिए। क्योंकि यही जो सेंटियंस वाली चीज़ है, यानी कॉन्शियसनेस, यानी कि इमोशंस को फील कर पाना, और उसकी वजह से मतलब ह्यूमंस में एक एम्पैथेटिक और मॉरल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। और वैसे भी मतलब जो मतलब एक एथिकल ऑब्लिगेशन होता है, यानी कि अगर हम वो चीज़ फील कर सकते हैं, हमको पेन फील हो, दूसरे को पेन फील हो रहा है, हमको भी हो रहा है, वो वाला अगर आप कनेक्शन समझ सकते हो तो दूसरे को पेन ना पहुंचाओ। क्योंकि उसके इमोशंस भी अब आपको पता है साइंटिफिकली कि भाई वो फील कर पा रहा है, उसके अंदर भी फियर और एंग्जाइटी आ रही है, तो उसको चोट ना पहुंचाओ। तो ये वाली एम्पैथी जो है वो ज़रूरी है, इसलिए वी नीड टू प्रोटेक्ट देम। ओके, तो ये था इस आर्टिकल के बारे में, और यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी न्यूज़। उस आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ बताइएगा, एंड डू लाइक अ वीडियो एंड शेयर इट, एंड आप कमेंट भी कर सकते हैं आपका फीडबैक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस